कल हमने एक क्लास के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिस्कस किया था, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और उसका एक कंपेरेटिव चार्ट है था। आज हम और एनिमल्स के एक्सक्रीशन एनिमल है हाइड्रा, एंड यू नो वेरी वेल कि हाइड्रा जो, सबसे पहले अगर हाइड्रा के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि हाइड्रा का ताल्लुक किस फाइलम से है, तो आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये किस तरह के एनिमल्स है। फाइलम नाइडेरिया से है, तो फाइलम नाइडेरिया से है तो ये डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होगा, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होगा। अगर फाइलम नाइडेरिया से है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिस तरह दो जर्म लेयर्स होते हैं। कौन से दो जर्म लेयर्स होंगे? एक एक्टोडर्म और दूसरे जर्म लेयर का नेम है एंडोडर्म। एक एंडोडर्म है और एक एक्टोडर्म है, दो जर्म लेयर है, टू जर्म लेयर्स। और इस तरह से अपिटिक है। अपिटिक की मीनिंग है कि पानी में रहने वाला है। कल हमने जैसे पढ़ा था कि अगर कोई पानी में रहने वाला एनिमल होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये भी आपने नोट करना है कि उनकी नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सी होगी। उनकी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगी अमोनिया होगी, बिकॉज अमोनिया की रिमूवल के लिए जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। तो इस वजह से नेचुरली अमोनिया जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ही नाइट्रोजिनस होती है। किस मैकेनिज्म प्रोसेस होगा वो इनफ होगा इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। डिफ्यूजन प्रोसेस, कोई स्पेशल आर्गन नहीं है, नो स्पेशल आर्गन फॉर एक्सक्रीशन। कोई स्पेशल आर्गन जो है एक्सक्रीशन के लिए नहीं है, फॉर एक्सक्रीशन। जस्ट बॉडी सरफेस के जरिए जैसे रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकती है। किस तरह से एक छोटी इलस्ट्रेशन जैसे बनाते हैं इस हाइड्रा के हवाले से। जैसे हाइड्रा यू नो वेरी वेल कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, दे हैव ओनली वन ओपनिंग दैट इज माउथ। एक ही ओपनिंग है, माउथ है। अंदर एक कैविटी होती है, आपको पता है माउथ के बाद जो कैविटी होती है उसका नेम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये इस ओपनिंग का नेम है माउथ है, और कैविटी का नेम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इस माउथ के जरिए वाटर भी अंदर आता रहता है, माउथ के जरिए अंदर वाटर आता रहता है, और माउथ के जरिए जो है वाटर बाहर जाएगा। वाटर की एंट्री माउथ के जरिए होगी और एग्जिट यानी बाहर भी माउथ के जरिए होगा। इसी तरह से एक दूसरा जो लेयर है, नंबर 2, जो आउटसाइड जो लेयर होता है उसका नेम है एक्टोडर्म। एक एंडोडर्म और दूसरा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म तो सराउंडिंग क्या है, एक्टोडर्म के सराउंडिंग यू नो वेरी वेल, यहाँ पे भी वाटर है क्योंकि इसके रहने की जगह या घर या हैबिटेट वाटर है। तो वाटर दो जगहों से आ रहा है, एक माउथ के जरिए आ रहा है गैस्ट्रोवेस्कुलर के अंदर, और सराउंडिंग भी, इस एनिमल की सराउंडिंग भी वाटर है। तो वाटर तो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होता है। इस तरह से जितनी भी लाइक इसके अंदर जो अमोनिया बनेगी, एक डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर जिस तरह से अमोनिया चली जाएगी, मैकेनिज्म डिफ्यूजन की मैकेनिज्म होगी, जस्ट डिफ्यूजन की। कोई खास आर्गन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है जिसके जरिए नाइट्रोजन वेस्ट हो। और डिफ्यूजन का मतलब ये होता है हाई ओवर कंसंट्रेशन। अगर इन्हीं सेल्स के अंदर अमोनिया की कंसंट्रेशन हायर है तो ये निकल के जैसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाएगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाने के बाद देन आउटगोइंग वाटर के जरिए। अगर इन सेल्स के अंदर जैसे अमोनिया की हायर कंसंट्रेशन है तो अमोनिया यहाँ से निकल के वाटर के अंदर आ सकती है। तो दोनों साइड से, एंडोडर्म एज वेल एक्टोडर्म से अमोनिया जो होगी वो रिमूव होती रहेगी। कोई इनके अंदर खास स्पेसिफिक टाइप का आर्गन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। तो जस्ट आपने नोट करना है कि डिफ्यूजन टर्म नोट करना है। नाइट्रोजिनस वेस्ट हर हालत में जैसे आपने याद करनी होती है कि हर एनिमल की नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होती है। कोई स्पेसिफिक आर्गन है या नहीं है, दे हैव नो स्पेसिफिक आर्गन स्ट्रक्चर
तो ये इसकी चंद एक की पॉइंट्स है। एसटीबी पे हम आते हैं, एसटीबी सिंथेटिक ग्लूकोज। एसटीबी के हवाले से जैसे हाइड्रा की नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है अमोनिया है, हाइड्रा की नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया है। ऐसे सवाल टेस्ट के सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, की क्वेश्चन होते हैं। वेस्ट है, प्लेनिया की कौन सी नाइट्रोजनस वेस्ट है, कॉकरोच या इसके अंदर नाइट्रोजन, कल हमने मोस्ट ऑफ द सेल कांटेक्ट विद वाटर। कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर है, एक सराउंडिंग एक्टोडर्म जो होते हैं वो सराउंडिंग से, और जो एंडोडर्म है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ कांटेक्ट में होते हैं। सो अमोनिया इज रिमूव्ड बाय सिंपल मैकेनिज्म। कौन सी सिंपल मैकेनिज्म? डिफ्यूजन के जरिए, हायर कंसंट्रेशन के जरिए। एक्सटर्नल सरफेस अमोनिया डिफ्यूज आउट हो सकती है। एक्सटर्नल सरफेस का मतलब क्या होता है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से अमोनिया कहाँ जाएगी? यकीनन सराउंडिंग वाटर के अंदर। एज वेल एज इंटरनल सरफेस। इंटरनल सरफेस क्या थी? एंडोडर्म थी। एंडोडर्म से वाटर कहाँ जाएगा? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बाद माउथ के जरिए वाटर जब बाहर जाएगा तो साथ साथ में अमोनिया भी बाहर जाएगी। कोई इतनी खास किस्म की मैकेनिज्म नहीं है, वेरी सिंपल एनिमल है, सिंपल टाइप की मैकेनिज्म। डिफ्यूजन के जरिए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जो इसको रिमूव करता रहता है। ठीक है, ये हाइड्रा इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो भी वाटर का एनवायरनमेंट है। उसके अंदर भी जैसे अमोनिया डिफ्यूज आउट होके सराउंडिंग वाटर में जाएगी। इनसाइड भी जो अमोनिया जो है डिफ्यूज आउट होके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और देन आउट गोइंग वाटर के जरिए अमोनिया डिस्चार्ज हो सकती है। कोई इतनी खास किस्म की मैकेनिज्म नहीं है। उसके बाद जैसे हम प्लेन एरिया की तरफ आते हैं, प्लेन एरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी एक स्ट्रक्चर भी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम टेस्ट में भी जैसे आ चुका है ये सवाल। प्लेन एरिया के अंदर कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रखते हैं? प्लेन एरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। वेरी मेनी टाइम, काफी बार जो है ये सवाल आया है। प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं या जिसे फ्लैम सेल भी कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कभी कभार पॉपुलर क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपकी टेस्ट जो हम यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं तो उसके अंदर आप यहाँ ये फलां टेस्ट में सवाल पड़ा, तो उसका मतलब होता है कि ये पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन को जितनी बार आप रिपीट करेंगे तो आपकी वो लाइक एक लर्निंग है वो ज्यादा डेवलप होगी और चीजें याद होगी, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि सवाल किस तरह से आ सकते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया को फ्लेम सेल भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया इज आल्सो कॉल्ड फ्लेम सेल कहते हैं। उनके जरिए एक्सक्रीशन होती है। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर है कि इसकी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है वो अमोनिया होती है। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है इसका अमोनिया होगी। तो इस तरह से एक प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल याद करना है, और दूसरी बात कि इसकी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगी वो अमोनिया होगी। अब हम आते हैं कि जैसे इस प्लेन एरिया की अरेंजमेंट किस तरह की होती है। प्लेन एरिया के अंदर जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल कैसे होते हैं, जैसे यू नो वेरी वेल प्लेन एरिया का फाइलम जो है, यू नो वेरी वेल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस है। थर्ड नंबर पे जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थस, एनिमल किंगडम के अंदर आमतौर पे इसे फ्लैट वर्म भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म, इनको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। बॉडी इनकी डार्सल है एज वेल एज वेंट्रल सरफेस बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, इस वजह से हम इसे कहते हैं फ्लैट वर्म कहते हैं। फर्स्ट टाइम ये ऐसे एनिमल है जिनके अंदर आर्गन और सिस्टम ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन हुई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। तो किस तरह की अरेंजमेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम की अलोंग द होल लेंथ ऑफ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया की इंटायर लेंथ के अंदर दो बड़े ट्यूब्स है, कैनाल है, जिन्हें कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल। दे रन अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया की इंटायर लेंथ में ऐसे दो बड़े लॉन्गिट्यूडिनल ऑन द आइदर साइड दो ऐसे कैनाल रन करते हैं, जिन्हें कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल। ऐसे कैनाल जो है ब्रांच कैनाल है, सच कैनाल सार ब्रांच, काफी सारी इनकी जो ब्रांचेस हैं। पर इनकी जो एक्सक्रीटरी जो कोर होगा जिसके जरिए वेस्ट यहाँ से रिमूव होगी वो बॉडी वॉल पे मौजूद है। जैसे ये ब्रांच, वन ऑफ द ब्रांच, जैसे यहाँ से एक अलग इलस्ट्रेशन दिखाई गई है, तो उसमें आप जैसे देखेंगे एक और तरीके से भी हम सीखेंगे
तो ये जो ट्यूब्स आ रहे हैं जिस तरह से, ये एक प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल है, और प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल के बाद ये एक पोर होता है जिसका नेम होता है एक्सक्रीटरी पोर। इस एक्सक्रीटरी पोर के लिए जो है इसकी वेस्ट रिमूव होती रहती है। आगे मैकेनिज्म क्या होगी, आगे मैकेनिज्म इस तरह से होगी, हम उसके लिए एक छोटी इलस्ट्रेशन बनाते हैं कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल की अरेंजमेंट के हवाले से, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, जैसे ये प्लेन एरिया के इंटायर लेंथ के अंदर दो इस तरह से बड़े कैनाल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल कहते हैं, और ये ब्रांच होते हैं। एक्सक्रीटरी कैनाल जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, और इसी तरह से काफी सारे इनके यहाँ जो सरफेस पे पोर आते हैं जिनका नेम है एक्सक्रीटरी पोर। अब इसमें से जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल मौजूद, एक अगर प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल की अगर हम इलस्ट्रेशन बनाएं, किस तरह की इलस्ट्रेशन इस तरह से होगी कि जिस तरह से एक जो टिप होती है थोड़ी सी वाइडर होती है, बल्ब लाइक होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। ये फ्लेम सेल है जिसमें एक्सक्रीशन का जो अमल हो रहा है, ये फ्लेम सेल है जिसके अंदर एक्सक्रीशन का अमल हो रहा है। बल्ब लाइक होता है, बल्ब लाइक का मतलब है कि जिसका जो एंड वाइड होता है, दूसरा जो नैरो हुआ है, तो ऐसी शेप को कहते हैं बल्ब लाइक। पुराने दौर के बल्ब, आजकल पता नहीं कैसे बल्ब आ गए, ट्यूबलाइट्स आ गए हैं, नमूने हो गए, पर पुराने दौर की जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी बल्ब लाइक है। तो ये बल्ब लाइक इनकी शेप है, और ये ब्लाइंडली एंडेड है। ब्लाइंडली एंडेड का मतलब है ये साइड क्लोज है और दूसरी साइड जो ओपन है, ब्लाइंडली एंडेड है। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा जैसे गैप है, स्पेस है, जिससे कहते हैं ल्यूमन कहते हैं। इस ल्यूमन या गैप के अंदर सीलिया का एक टफ है, सीलिया का एक टफ है जो इस तरह से बीट कर रहा होता है। ये सीलिया का एक टफ है, सीलिया का एक टफ है जो बीट कर रहा है फिल्करिंग मैनर। जैसे फ्लेम शोला जो होता है, तो जैसे हवा आती है तो आपको पता है फिल्कर करता है, फिल्करिंग लाइक द फ्लेम। जैसे हवा लगेगी तो फिल्करिंग लाइक द फ्लेम। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब इनको देखा गया तो सीलिया ऐसे बीट कर रहे थे, तो महसूस ये हुआ कि ये तो शोले की तरह जो है फिल्कर कर रहे हैं। इस वजह से इन सेल्स का नाम रखा, फ्लेम सेल रखा। प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, यू नो वेरी वेल। और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर प्रोटो लफ्ज की मीनिंग होती है फर्स्ट, अर्ली, पहले। प्रोटो की मीनिंग होती है फर्स्ट, और नेफ्रो लफ्ज की मीनिंग होती है किडनी। क्योंकि ये एनिमल्स तो अभी इतने वेल डेवलप नहीं है। जैसे फाइलम की अगर सीरीज आप देखें, पोरीफेरा, नाइडेरिया और देन प्लेटिहेल्मिन्थेस, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस अंदर कोई वेल डेवलप्ड किडनी या ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप की जो है स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो है ये एक, इनकी जब बीटिंग होगी तो सराउंडिंग फ्लूइड का नेम होता है, इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड पड़ी होती है, प्लेन एरिया के अंदर जो फ्लूइड होती है उसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। इन फ्लैम सेल के इर्द गिर्द यहाँ पे ये सारी फ्लूइड होती है, ये सब फ्लूइड होती है। और इस फ्लूइड के अंदर वेस्ट भी होते हैं, इस फ्लूइड के अंदर वाटर भी होता है, इस फ्लूइड के अंदर सॉल्यूट भी होते हैं, सब इस फ्लूइड के अंदर मौजूद है। अब फ्लूइड कैसे इस फ्लैम सेल के अंदर आएगी, यहाँ पे कुछ एक स्लिट्स हैं, पोर्स हैं, ओपनिंग्स हैं, इनके जरिए जो है ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड इस प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल के जरिए आएगी, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल के अंदर आएगी। उसके बाद क्या होगा, दो काम होते हैं इसके जनरली। अगर अगर अमोनिया है तो अमोनिया तो बिल्कुल जिस तरह से डिस्चार्ज होगी एक्सक्रीटरी पोर के जरिए, एक्सक्रीटरी पोर के जरिए, इस पोर का नेम है एक्सक्रीटरी पोर। प्लस में वाटर भी होगा, वाटर प्लस अमोनिया भी होगी, वाटर होगी और अमोनिया होगी। यू नो वेरी वेल अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जब भी जिस तरह से अमोनिया डिस्चार्ज होगी तो साथ साथ में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर भी रिमूव होगी। कभी कभार जैसे इनको अगर वाटर को रिटेन करना होता है तो ये वाटर रिटेन करेंगे, और अगर वाटर जैसे एक्सेस में है तो ये यहाँ से इसको रिमूव भी करेंगे। दोनों कंडीशंस हैं, अगर वाटर रिटेन करना है तो रिटेन करेंगे, अगर जिस रिमूव करना है तो अमोनिया के जरिए वाटर भी रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रिडिया, ये तो उस में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है,
एज वेल एज एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है, ओस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसकी, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है जिसका नेम है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का नेम है अमोनिया, उसको भी एक्सक्रीट आउट कर रहा है। इसी तरह से नंबर 2, वाटर की क्वालिटी या कंसंट्रेशन है उसको भी एक्सक्रीट कर रहा है। वाटर नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए रिमूव कर देंगे, अदरवाइज रिटेन करेंगे। तो दोनों काम जैसे इस प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल पर फ्री लिविंग जो फ्लैट वर्म, जो फ्री लिविंग प्लेन एरिया होता है, फ्री लिविंग प्लेन एरिया, उसके अंदर ये काम होंगे दोनों। कौन से, ओस्मो रेगुलेशन का अमल एज वेल एज एक्सक्रीशन का अमल, ये दोनों पर्पज फ्री लिविंग प्लेन एरिया के अंदर होंगे, फ्री लिविंग प्लेन एरिया के अंदर होंगे। और यूरिन जो डिस्चार्ज होगा उसे फ्लूइड को हम कहेंगे दिस फ्लूइड इज कॉल्ड यूरिन। और यूरिन के अंदर आपको पता है वाटर की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है, तो ऐसा यूरिन होगा, उस यूरिन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक। सच यूरिन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, व्हाई, बिकॉज वाटर की हायर कंसंट्रेशन भी जिस तरह से साथ साथ रिमूव होती है, तो ऐसे यूरिन को हम कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक यूरिन है। ऐसा यूरिन होगा उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक यूरिन है। इसी तरह से इनकी जो जनरल बॉडी सरफेस होती है, जनरल बॉडी सरफेस होती है, जनरल बॉडी सरफेस, उसके जरिए भी जैसे जनरल बॉडी सरफेस, ऐसे सवाल हमारे बुक में मौजूद हैं, थोड़े से हिडन में, आप ट्रेस करें, आइडेंटिफाई करें, इनके जरिए भी जैसे अमोनिया जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो सकती है, अमोनिया का रिमूवल इस जनरल बॉडी सरफेस के जरिए भी हो सकती है। जहां से भी अमोनिया जिस वेस्ट जो हो सकती है, वो पॉइंट है दैट इज द माउथ। एंड यू नो वेरी वेल कि दे हैव ओनली वन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड द माउथ। अभी तक इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। इस माउथ के जरिए भी जैसे अमोनिया जो है फीसिस के साथ अमोनिया पास आउट होगी अलॉन्ग विद फीसिस, बिकॉज ये सिंपल एनिमल्स हैं जिनके अंदर अभी तक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, ओनली वन ओपनिंग मौजूद है। तो जब भी फीसिस पास होंगी तो उसके जरिए भी अमोनिया पास आउट हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री लिविंग प्लेन एरिया है, उनके अंदर जो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल का जो मेन काम होता है वो ओस्मो रेगुलेशन है। एक्सक्रीशन तो जनरल बॉडी सरफेस के जरिए हो रही है, एक्सक्रीशन तो माउथ के जरिए भी हो रही है फीसिस के साथ। तो प्रोटोनेफ्रिडिया का जो मेन रोल हुआ, प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन और इंपॉर्टेंट रोल हुआ ओस्मो रेगुलेशन। इसी तरह से एक और कैटेगरी है, एक और कैटेगरी है जिसके अंदर जैसे पैरासाइटिक फ्लैटवर्म, पैरासाइटिक फ्लैटवर्म, पैरासाइटिक फ्लैटवर्म, ये जैसे फ्री प्लेन एरिया है, पैरासाइटिक फ्लैटवर्म उनकी बात हो रही है। पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स जो होते हैं उनका जो होस्ट, यकीनन पैरासाइट है तो होस्ट के साथ रहेंगे, तो पैरासाइट और होस्ट की फ्लूइड्स होती हैं। तो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं, यकीनन पैरासाइट होगा तो इसका होस्ट भी होगा। तो इन दोनों की जो बॉडी फ्लूइड्स होती हैं, उन दोनों की बॉडी फ्लूइड्स होगी वो आइसोटोनिक होंगी, दोनों की बॉडी फ्लूइड्स होगी आइसोटोनिक इन नेचर होंगी। पैरासाइट एज वेल एज होस्ट, इन दोनों की बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक होंगी। आइसोटोनिक होंगी तो ऐसे पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स हैं उनके अंदर जैसे ओनली एंड ओनली एक्सक्रीशन का अमल होगा, ओस्मो रेगुलेशन का अमल नहीं होगा।
ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल होगा तो उसके अंदर ओनली एंड ओनली एक्सक्रीशन का अमल होगा, उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का अमल नहीं होगा। ऑस्मो रेगुलेशन फ्री लिविंग प्लेन एरिया होगा, उसके अंदर अमल हो सकता है। पैरासाइटिक फ्लैटवर्म होते हैं तो जाहिर है अपने होस्ट की बॉडी फ्लूइड के साथ सेम कंसंट्रेशन उनकी होगी सॉलिड की, तो उसमें कोई भी जैसे हम कहेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन नहीं पर ओनली एक्सक्रीशन का अमल होगा। एसटीबी पे आते हैं, एसटीबी के हवाले से तो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स लाइक प्लेन एरिया, उसमें क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ट्यूब्यूलर का मतलब है ट्यूब लाइक है। कौन से ट्यूब है, दो लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्स है जिन्हें वो ब्रांचिंग भी है और उन्हें एक्सक्रीटरी कैनाल, और दे लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द लेटरल साइड, दोनों साइड से अलॉन्ग द लेंथ इंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल वो रन करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल। तो पहली पॉइंट है कि इनके यहाँ दो एक्सक्रीटरी कैनाल है लॉन्गिट्यूडिनल है, पर उनके साथ साथ क्या होता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल भी होते हैं। Each tubule opens to the external surface by excretory pore। excretory pore के जरिए क्या बॉडी सरफेस के जरिए जैसे excretory pore होते हैं जहां से वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होता है। Internally in the mesenchyme each tubule give rise numerous blind। blind का मतलब है वन साइड क्लोज है, अदर साइड अनदर साइड जो ओपन होती है। बल्ब लाइक पार्ट था वो क्लोज एंड था, दूसरा जो एक्सक्रीटरी पोर वाली साइड पे वो ओपन एंड था। ठीक है, तो बल्ब लाइक सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल आर प्रोटोनेफ्रिडिया विच आर बाथ्ड इन टिश्यू फ्लूइड। तो यानी इन प्रोटोनेफ्रिडिया के इर्द गिर्द है क्या, इनके इर्द गिर्द है टिश्यू फ्लूइड, इनके इर्द गिर्द है टिश्यू फ्लूइड। तो एक जस्ट एक इलस्ट्रेशन, तो ये दो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स एक्सक्रीटरी कैनाल दे रन अलोंग द एंटायर लेंथ, और उसके अंदर जस्ट एक वन सेल है जिसका नेम है ये फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल जिसका ये साइड जैसे क्लोज है, एनदर साइड ओपन है, एनदर साइड ओपन एक्सक्रीटरी पोर के जरिए जो है ये वेस्ट रिमूव होते हैं। और इसी तरह से आपको पता है कि अंदर ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर जो ऐसे सीलिया भी मौजूद है, बल्ब लाइक इनकी अपीयरेंस होती है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल, वन सेल, दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल। मोर ओवर इस इलस्ट्रेशन के जरिए भी आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो जिस तरह से जितनी भी जो फ्लूइड्स होती है चाहे उसके अंदर वेस्ट हो जो कुछ भी हो, वो सब जब ये सीलिया बीट करेंगे तो उसकी फिल्टरिंग मैनर की वजह से ये फ्लूइड इसमें दाखिल होगी, और दूसरी साइड पे जो एक्सक्रीटरी पोर होता है उसके जरिए जैसे ये फ्लूइड जो है यहाँ से पास हो जाएगी, जिसके अंदर अमोनिया भी होता है, जिसके अंदर अमोनिया भी होता है। ठीक है, तो आपने जैसे बस ये आखिरी इलस्ट्रेशन ही को देखेंगे कि ये दो जो है लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल का नेम क्या होता है अभी हमने पढ़ा है एक्सक्रीटरी कैनाल, और इन्हें एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर क्या होते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। फ्लेम सेल्स बल्ब लाइक होते हैं, वन एंड इज क्लोज्ड अदर एंड इज ओपन, वन एंड इज क्लोज्ड अदर एंड इज ओपन, और आगे जो पोर होगा उसका नेम क्या होगा एक्सक्रीटरी पोर होगा। तो यू नो वेरी वेल कि इसकी टिप पे जैसे न्यूक्लियस भी पड़ा है और ल्यूमन जो होता है उसके अंदर जो सीलिया भी मौजूद है, और इनकी बीटिंग जब होगी तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर आएगी, और देन फर्दर क्या होगा एक्सक्रीटरी पोर होगा, उसके जरिए ऐसे वेस्ट मटेरियल रिमूव होते रहते हैं। एक्सेस वाटर होगा, इजाफी वाटर होगा, वो भी इसका रिमूव होता रहता है। एसटीबी की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। एसटीबी की पॉइंट, फ्लेम सेल इज हॉलो इनसाइड, हॉलो की मीनिंग है अंदर खाली है, हॉलो इनसाइड बियर ए कप ऑफ सीलिया, जो कैसे बीट करते हैं लाइक द फिल्टरिंग ऑफ द फ्लेम, इस वजह से इस सेल का नेम रखा गया है फ्लेम सेल। वाटर अलॉन्ग विद अमोनिया, वाटर अलॉन्ग विद अमोनिया, वाटर भी प्लस में अमोनिया। यू नो वेरी वेल कि अमोनिया को रिमूव होने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नीडेड, तो वो से रिमूव होगी पहले ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन के बाद किधर जाएगी एक्सक्रीटरी पोर के जरिए जो है वो बाहर चली जाएगी। इस तरह से जो है इनके अंदर वेस्ट का रिमूवल का अमल होता है। और नेक्स्ट पैरा के अंदर, नेक्स्ट पैरा के अंदर द बीटिंग ऑफ सीलिया प्रोपेल्स अ सॉल्यूशन इनटू द एक्सक्रीटरी कैनाल which where it is excreted out by excretory pore, जो आपने इलस्ट्रेशन में देखे वही सेल। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी फ्लूइड वाटर इज बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड, बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड का मतलब है अगर रिक्वायर्ड हुआ तो रीअब्सॉर्ब, यानी जरूरत होगी तो रिटेन करेंगे, जरूरत होगी तो सेव करेंगे, अदरवाइज
अदरवाइज एक्सक्रीटरी पोर के जरिए, बाय द एनिमल एंड रेस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी फ्लूइड, जिसे यूरिन कहते हैं, इज पास्ड आउट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज यूरिन के अंदर वाटर की लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी है तो हम कहेंगे ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। इसी तरह से दिस सीम्स दैट फ्लेम सेल फंक्शन उसका मेनली क्या फंक्शन हुआ, मेनली फंक्शन हुआ ऑस्मो रेगुलेशन का। वेस्ट कौन रिमूव कर रहा है? मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड बाय द बॉडी सरफेस के जरिए भी हो रही है, या एक्सक्रीटेड आउट इनटू द गट फीसेस जब पास आउट होंगे माउथ के जरिए, तो उसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और फीसेस, तो उसके जरिए अमोनिया भी पास आउट हो सकते हैं। पर पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं, उनकी जो फ्लूइड्स होस्ट के साथ आइसोटोनिक होती है, आइसोटोनिक होती है तो ऑस्मो रेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कल कि ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट और इंटरनल फ्लूइड दोनों अगर सेम हो तो उनको ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म रखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से जो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म होता है उसमें जैसे ओनली एंड ओनली वन फंक्शन उनके अंदर होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल का होगा, ऑस्मो रेगुलेशन का नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और एनिमल की तरफ आते हैं, दैट इज अर्थवर्म। और यू नो वेरी वेल अर्थवर्म का जो फाइलम होता है, फाइलम जो है एनीलिडा है, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। और अर्थवर्म का ताल्लुक जो है फाइलम एनीलिडा से है। एनीलिडा कॉमनली कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म, कॉमनली कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म। एनीलिडा फाइलम के एनिमल्स को सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। जैसे ये अर्थवर्म अगर है, आपको पता है, तो उसकी बॉडी जो है लिटिल लिटिल रिंग्स में डिवाइडेड होती है, और इन रिंग्स को हम कहते हैं सेगमेंट कहते हैं, इस वजह से इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जिन्हें कहेंगे मेटानेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेटानेफ्रीडिया होगी और वो पेयर्ड फॉर्म में होगी। मेटानेफ्रीडिया हर सेगमेंट के अंदर होगी, इन ईच सेगमेंट, नियरली ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के अंदर, फर्स्ट फ्यू के अंदर नहीं होते हैं पर इन ईच सेगमेंट, और पीयर्ड स्ट्रक्चर की सूरत में होती है। पीयर्ड, पीयर्ड की मीनिंग होती है एक राइट साइड पे होगी तो एक स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे होगी, पीयर्ड। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, हर सेगमेंट के अंदर राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर ऐसे मेटानेफ्रीडिया होंगे। मेटानेफ्रीडिया मेन टर्म की टर्म के एक्सक्रीशन किसके जरिए होगी? मेटानेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया आपको पता है कि जस्ट अभी इनिशियल था, अब थोड़ा सा ये वेल डेवलप्ड है, थोड़ा सा वेल डेवलप्ड। एक्चुअली होते तो ये ट्यूब्यूल है, छोटे ट्यूब्यूल हैं, पर ये ओपन एंडेड होते हैं, ये ओपन एंडेड है। जैसे आपको याद है प्रोटोनेफ्रीडिया वो वन साइड क्लोज थी, ब्लाइंड था, ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब है दोनों पोर या ओपनिंग्स होते हैं इसमें मौजूद है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं कि किस तरह की इनकी अरेंजमेंट होती है। जैसे अगर हम अर्थवर्म को देखें तो उसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर काफी सारी जो सेगमेंट्स होती है। हम एक सेगमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी एक सेगमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये वन सेगमेंट है, एक सेगमेंट, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके अंदर किस अरेंजमेंट के अंदर ये ऐसे ट्यूब्यूल होते हैं? पहली बात कि इसके अंदर जो फ्लूइड होती है उसका नेम होता है सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। और इस सीलोमिक फ्लूइड के अंदर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल दोनों चीजें मौजूद है। यूजफुल सब्सटेंस भी मौजूद है और इस फ्लूइड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस नाइट्रोजनस वेस्ट भी मौजूद है। अब ये दोनों चाहे यूजफुल हो चाहे हार्मफुल हो, पहला पहला पोर या ओपनिंग होता है उसका नेम है नेफ्रोस्टोम। इस पोर या ओपनिंग का नेम है नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम। स्टोमा लफ्ज की मीनिंग होती है माउथ, तो माउथ के जरिए क्या एंट्री होती है, किसी भी चीज की एंट्री होती है। जब ये सीलिया बीट करेंगे तो इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया कहते हैं। सीलिया की जब बीटिंग होगी, सीलिया की जब बीटिंग होगी तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि ये जितनी भी फ्लूइड होगी जिसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड, चाहे यूजफुल सब्सटेंसेस हो या हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, ये सब इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएंगे, सब इस छोटे ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएंगी। और ये ट्यूब्यूल दूसरे एंड पे, दूसरी सेगमेंट में, एक सेगमेंट के अंदर जैसे नेफ्रोस्टोम है और ये ट्यूब्यूल चला जाएगा दूसरी सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में नहीं,
अनदर सेगमेंट में चला जाएगा और वहां से जो एक्सटर्नल जो स्किन की सरफेस है वहां से ओपनिंग निकलेगा और इस ओपनिंग का नेम है नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर, इस ओपनिंग का नेम है नेफ्रीडियोपोर। और इस नेफ्रीडियोपोर के अंदर जैसे यूरिन जो होगा वो यूरिन यहाँ से जो आखिर में बनेगा वो यूरिन की सूरत में वेस्ट जो है इसका जो है डिस्चार्ज होगा। ये वाइडर पोर्शन है, इस वाइडर पोर्शन का नेम होता है ब्लेडर। दिस वाइडर पोर्शन इज कॉल्ड द ब्लेडर। है ट्यूब्यूल, छोटा ट्यूब ही है। जैसे सीलिया की बीटिंग हुई, सीलिया की बीटिंग होने के बाद जिस तरह से यू नो वेरी वेल के इसके अंदर यूजफुल एज वेल हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों इसके अंदर आएंगी। अंदर आने के बाद जिस तरह से आगे एक वाइडर पार्ट मौजूद है, इस वाइडर पार्ट का नेम है ब्लेडर। और ब्लेडर का काम होता है जैसे यूरिन को आर्जी तौर पे स्टोर करना। देन स्किन के साथ साथ एक एनदर ओपनिंग है जिसका नेम होता है नेफ्रीडियोपोर, उसके जरिए जैसे यूरिन की डिस्चार्ज और रिमूवल होगी। अब अगर इस तरह से इस एनिमल की जितनी भी फ्लूइड है एक साइड पे आए और दूसरी साइड पे ऐसे निकल जाए तो एनिमल मर सकता है। अब इसके पास क्या होना चाहिए कि यूजफुल सब्सटेंसेस जितनी भी है ना वो वापस रीअब्जॉर्ब हो। यूजफुल सब्सटेंसेस सब रीअब्जॉर्ब हो। तो इसके साथ साथ रिच सप्लाई ऑफ नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी मौजूद होता है। ब्लड कैपिलरीज का भी इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द नेटवर्क मौजूद होता है। उसका मकसद ये होता है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस इसके अंदर अभी जो मौजूद है ये वापस से इस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो। ऐसे ना हो कि यूजफुल भी इसी यूरिन के जरिए पास आउट हो जाए। तो इसके लिए इनके पास एक रिच नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज भी इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होता है और जो जिसके जरिए रिडक्शन काम होगा। अब हमारे बुक के अंदर जैसे इसकी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है नहीं जिक्र है, पर इसके यूरिन के अंदर जो है 40% के करीब मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होती है यूरिया होती है। क्योंकि अर्थवर्म टेरेस्टेरियल इन नेचर है, टेरेस्टेरियल इन नेचर है तो अमोनिया इसकी जो वेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। तो अमोनिया होती है, कम होती है, 20% के करीब इसके यूरिन की कंपोजिशन में होती है। पर मेन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो है यूरिया होती है। मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है यूरिया। एसटीबी बुक पे आएंगे, एसटीबी बुक। एक्सक्रीशन इन तो हम आए हो नेक्स्ट। तो अर्थवर्म में कंबाइंड एक्सक्रीटरी एंड ओस्मोरेगुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड ओस्मोरेगुलेटरी। एक्सक्रीटरी का मतलब है कि ओनली एंड ओनली जिसके अंदर एक्सक्रीशन का अमल होगा। ओस्मो रेगुलेटरी का मतलब है कि जिसके अंदर ओस्मो रेगुलेशन का अमल होगा, यानी वाटर एंड सॉल्यूट का बैलेंस होता है। ऑर्गन्स कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। अर्थवर्म के जो ऑर्गन होंगे उन्हें हम कहेंगे मेटानेफ्रीडिया कहेंगे। अरेंज सेगमेंटली, अरेंज सेगमेंटली का मतलब है हर सेगमेंट के अंदर मौजूद है। ईच मेटानेफ्रीडिया में हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल। तो आपने देखा उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्वाइलिंग है। हमने तो जस्ट एक दो क्वाइल्स बनाए थे। इन सीलोमिक फ्लूइड एंड सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो साथ साथ में ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द आपने देखा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी मौजूद है। नेटवर्क ऑफ, इट इज ओपन एट बोथ एंड। प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया ब्लाइंड था, पर ये ओपन एट बोथ एंड्स। इंटरनल ओपनिंग का नेम है नेफ्रोस्टोम और स्किन की सरफेस के साथ जो ओपन होता है उसका नेम है नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रोस्टोम, उसके बाहर सीलिया है तो सीलिएटेड फनल लाइक उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होती है। एक्सटर्नल माइन्यूट छोटा एक पोर होता है उसका नेम है नेफ्रीडियोपोर, जो स्किन के जरिए जैसे आउटसाइड द स्किन जैसे उसकी ओपनिंग होती है, यूरिन वहां से डिस्चार्ज होता है। इसी तरह से सबसे पहले बात की फ्लूइड इस ट्यूब्यूल के अंदर कैसे आती है, बीटिंग ऑफ द सीलिया ऑफ द नेफ्रोस्टोम, जिसकी वजह से सीलोमिक फ्लूइड जो है एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में जाती है। देन जो है उसके अंदर यूजफुल एज वेल हार्मफुल दोनों चीजें होती हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस आर सीक्रेटेड बाय द ट्यूब्यूल। कभी कभार जैसे कभी क्या रेगुलरली ट्यूब्यूल के अंदर जैसे वेस्ट प्रोड्यूस होती है वो भी उधर उसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस आर सीक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द ट्यूब्यूल, उसी ट्यूब्यूल के अंदर है। हियर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। सेलेक्टिव सब यानी जो रिक्वायर्ड है, जो यूजफुल है, ऐसे ना हो कि वो भी यूरिन के अंदर पास हो जाए, उनको रोकना होता है। तो रोक के वापस कैसे,
ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो सारे यूजफुल सब्सटेंसेस चली जाएंगी। बाकी जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड जिसे हम यूरिन कहते हैं वो किसके जरिए खाली होगी, पहले ब्लेडर, वाइडर पोर्शन इज कॉल्ड ब्लेडर, उसके अंदर स्टोर होंगी, और ब्लेडर के बाद देन नेफ्रिडियोपोर होता है, उसके जरिए उसकी रिमूवल होगी। आखिरी पॉइंट की एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट इस तरह से होती है, एक सेगमेंट के अंदर जैसे ये नेफ्रोस्टोम होगा, नेफ्रोस्टोम अंदर है, नेफ्रिडियोपोर जो है स्किन के बाहर होता है। तो ये जो देन जो है यकीनन ऐसा क्वाइल्ड ट्यूब, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब दूसरी सेगमेंट में चला गया। दूसरी सेगमेंट में जाने के बाद यहाँ से जो है एक्सक्रीटरी जो पोर है, नेफ्रिडियोपोर है, नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोपोर। इसी तरह से इस सेगमेंट के अंदर ये नेफ्रोस्टोम होगा और नेक्स्ट सेगमेंट होगी तो उसके अंदर नेफ्रिडियोपोर होगा। इस सेगमेंट के अंदर नेफ्रोस्टोम है और दूसरी सेगमेंट के अंदर जैसे नेफ्रिडियोपोर है, इस तरह से होता है। इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द आप जैसे देख रहे हैं कि रिच नेटवर्क, रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड कैपिलरी होता है, जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल होती है और वापस चले जाते हैं सर्कुलेशन के अंदर। बाकी जिस तरह से हार्मफुल मटेरियल होता है तो वो एक्सक्रीटरी पोर के जरिए डिस्चार्ज होता है। कल हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच।